हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर गणित में आपका आज चैप्टर 9 है और इस चैप्टर 9 में मैं आपको शेयर एवं लाभांश के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो शेयर और लाभांश के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है पूंजी। पूंजी यानी स्टॉक क्या होता है। तो शेयर और लाभांश में आज जो जितना भी थ्योरेटिकल बेस्ड पोर्शन है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ क्लास में। और आपको बता दूं ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पूंजी क्या होता है, यानी स्टॉक किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं, लाभांश किसे कहते हैं, ठीक है, ऋण पत्र क्या होता है, ठीक है, दलाल किसे कहते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें ये आपसे पूछी जाती हैं, तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजी की, ठीक है। तो पूंजी क्या होता है। तो पूंजी यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बड़ी कंपनी व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्या होता है आपके पास, जब आप किसी बड़े व्यापार या बड़े बिजनेस को शुरू करते हो तो उसके लिए बहुत पैसा होना चाहिए। और बहुत सारा पैसा होने के लिए आप क्या करते हो, इसी पैसे को, इसी पूंजी को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, या हम लोग क्या करोगे कि लोगों को आप हिस्सेदार बनाओगे, है ना। तो आप अपनी जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उससे लोगों को वो चीज़ें शेयर करोगे और उससे शेयर करने से जो पैसे मिलेंगे वो आपको पैसे क्या होते हैं, लोगों का जो पैसा कंपनी तक पहुँच जाता है और ये पैसा क्या होता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो पूंजी का मतलब क्या होता है। पूंजी का मतलब ये होता है कि पूंजी यानी स्टॉक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि साधारणतः उस धनराशि को कहते हैं जिससे कोई व्यापार चलाया जाता है। पूंजी का मतलब होता है ऐसी धनराशि जिससे हम बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े व्यापार चला सके, तो वो होता है पूंजी या स्टॉक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति कोई व्यापार या उद्योग करने के लिए स्वयं धनराशि एकत्र नहीं कर पाता, यानी इतना पैसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी कंपनी खोल लें अकेले, ठीक है। तो अकेले के दम पर आप बहुत बड़ी कंपनी नहीं खोल सकते हो, तो उसके लिए क्या होता है, तो वह एक समूह बनाकर एक कंपनी की स्थापना करता है, यानी ग्रुप में लोगों को जोड़ करके, लोगों को ज्वाइन करके क्या करता है, एक कंपनी की स्थापना करता है और उस कंपनी को पंजीकृत करा लेता है। इस प्रकार की कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर जारी करके पूंजी प्राप्त करती है, यानी जो भी उसके प्रोडक्ट होते हैं उनको शेयर करके वो क्या करती है, वो जब वो प्रोडक्ट बिकेंगे, वो जब चीज़ें उनके जो शेयर होगा तो वो क्या करेगी, उससे उसको लाभ होगा और उससे उसका व्यापार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगली बात करते हैं कि शेयर होता क्या है ना। अभी हमने शेयर की बात की, तो शेयर होता क्या है। एक पॉइंट यहाँ और रह गया कि कंपनी में लगाया गया पूरा धन उसकी पूंजी कहलाता है, यानी कंपनी में किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को, किसी व्यापार को आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए और उस धन को लगाने के लिए किसमें, व्यापार में। तो ये व्यापार में धन को लगाया जो जाता है वही धन क्या कहलाता है, यानी कंपनी में लगाया गया पूरा धन क्या कहलाता है, उसकी पूंजी कहलाता है। अब आपको पूंजी समझ में आ गई क्या होता है कि जब हम कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो व्यापार जब कुछ शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा धन चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं, जैसे हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप से हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा व्यापार खोलते हैं, ठीक है, और चीज़ों को शेयर करते हैं। तो यही क्या होता है, कंपनी में लगाया गया पूरा धन क्या कहलाता है, उसकी पूंजी कहलाता है। शेयर किसे कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, पूंजी किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं, लाभांश किसे कहते हैं, ठीक है, ऋण पत्र किसे कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप सिर्फ सुन लोगे तभी आप चीज़ों को लिख लोगे। तो अब शेयर क्या होता है। पूंजी को प्रायः सामान्य मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं। यानी जो पूंजी होती है उसको आप क्या करते हैं, सामान्य रूप से सभी को बांट देते हो, तो उस बांटने पर यानी प्रत्येक इकाई को शेयर करते हैं। तो जो हम इकाई में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, शेयर करते हैं। यानी पूंजी को सामान्य मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने क्या कहा, आपका मान लो कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो किसी ने क्या किया, 500 का शेयर लिया, ठीक है, क्या किया, 500 का कोई शेयर लिया, ठीक है। शेयर तो आप लोग जानते ही हो, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है तो उसको क्या करना है, उस कंपनी, आप किस कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हो, फिर उसको क्या कर रहे हो, लोगों तक, जनता तक पहुंचा रहे हो और उस जनता जो वो शेयर ले रही है उसका पैसा मिल रहा है, फिर आप उस कंपनी को दे रहे हो और उस कंपनी को लाभ होगा। तो वो मान लो आपने कि मान लो 5 प्रोडक्ट खरीदे आपने, ठीक है, 500 के ये 5 प्रोडक्ट हुए, यानी कि 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है।
और कंपनी कह रही है ये जो 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है तो इसमें आपको 25% का आपको लाभ होगा, ठीक है, यानी आपको 25% इसमें दिए जाएंगे, यानी कि वो 75 का अगर, यानी आपने 100 का बेचा, यानी 75 रुपये कंपनी ने लिए और 25 रुपये आपको दे दिए, ये बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो पूंजी को प्राय सामान्य मूल्य इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं, ठीक है। अब शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा या अंश, ठीक है। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा या अंश, यानी एक शेयर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी यानी पब्लिसिटी ट्रेडेड कंपनी जो होती है, इसमें स्वामित्व की एक इकाई है, यानी कि जिसे हम यूनिट ऑफ ऑनरशिप बोलते हैं, होती है। शेयर किसी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है और इसका सीधा अर्थ होता है कि उस कंपनी में आप ही हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है, यानी आप कितने प्रतिशत उसमें आपका हिस्सा है, ये बात यहाँ पर कही गई है, किस कंपनी में कितना प्रतिशत आपका हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं अंशधारी या शेयरधारी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, अंशधारी या शेयरधारी किसे कहते हैं? तो शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है, यानी शेयर खरीदने वाला व्यक्ति, किसी कंपनी में आप शेयर को खरीद रहे हो तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? शेयरधारी या अंशधारी कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अंकित मूल्य किसे कहते हैं? तो जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, यानी जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसे सम मूल्य या अंकित मूल्य या फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी कहते हैं। तो इसे कई नामों से जानते हैं, अंकित मूल्य को एक सम मूल्य से भी जानते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं, इसे अंकित मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगली बात करते हैं। अगला हमारा जो है वो ये है कि बाजार मूल्य किसे कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अंकित मूल्य और बाजार मूल्य में क्या अंतर है, तो आपको याद कर लेना है और अंतर बता देना है। तो जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उसे शेयर बाजार मूल्य कहते हैं। और अंकित मूल्य में हमने क्या पढ़ा कि जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि शेयर जो शेयरधारी है वो कंपनी में जाके जिस शेयर को खरीदता है, जिस शेयर को लेता है, वो होता है अंकित मूल्य। और जो शेयरधारी जो होता है, जब उसे खुले बाजार में बेचता है या उसे खरीदता है तो उसे हम शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभांश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाभांश किसे कहते हैं? तो लाभांश क्या होता है कि कंपनी के लाभांश को शेयरधारकों को उनके द्वारा मिली हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, यानी कि जो मान लो कि जो शेयरधारी हैं, यानी कि मान लो एक कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं ना, 50 लोग शेयर कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जब 500 का आपने शेयर लिया है और 1000 का शेयर लिया, किसी ने 500 का शेयर लिया, किसी ने 1000 का शेयर लिया, तो उससे जो कंपनी को फ़ायदा हुआ है ना, लोग खरीदते हैं। जैसे मान लो कि मैं किसी बुक का क्या करूं, मैं किसी बुक को आप लोगों को बताऊं, किसी बुक के बारे में, मान लो कि पुलिस का अभी पेपर है, यूपी पुलिस का, तो मैं अगर बताऊं कि ये बुक आपकी बहुत अच्छी है, मैं किसी कंपनी से क्या करूं, बुक ले लूं कि हाँ मुझे बुक के बारे में, उसके बारे में बताना है, लोगों को पहुंचाना है, उसके बारे में जानकारी देनी है, ताकि आप लोग उस बुक को खरीदो, ठीक है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे क्या बोलते हैं या अमेजोन पे आप चीज़ें खरीदते हो ना, तो जब फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, यानी कोई बुक राजन सीरीज, पवन सीरीज ही खरीद लिया या कोई गाइड खरीदते हो, तो मैं उसको बताऊं। जैसे आप लोगों ने बहुत टीचर के देखा होगा कि वो लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होते हैं कि आप यहाँ से खरीद सकते हो, आपको यहाँ से बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर बुक या जो भी चीज़ें हैं, तो आपने ख़रीदा, तो उससे क्या हुआ, मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने क्या किया, वो कंपनी को शेयर किया कि इतने प्रोडक्ट्स आपके बिक गए हैं, और उस प्रोडक्ट पे वो हमें बताएगा कि मान लो कि 100 रुपये की बुक्स मैंने बेची है और 75 की बुक है, 100 रुपये की कंपनी ने कहा आपको बेचना है और 25% आपका इसमें होगा, ठीक है। तो मैंने कंपनी को बताया कि इतनी बुक बिक गई हैं और उसका वो 25% यानी कि उसका लाभ हुआ, तो उससे वो मुझे वो क्या करेगी, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं लाभांश, यानी कि कितने प्रतिशत आपको लाभ हुआ किसी प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है। तो कंपनी के लाभ को शेयरधारकों को उनके द्वारा मिली हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ या अंश ही लाभांश कहलाता है, ठीक है। लाभांश, जिसको हम इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, किसी कंपनी के लाभ में भागीदारों का अंश होता है जो वह कंपनी लाभ कमाने पर अपने शेयरधारकों को देती है।
यानी कंपनी को जब लाभ होगा तो वो कितने परसेंटेज आपको कितना परसेंट देगी इस पर डिपेंड करता है। तो किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लाभांश शेयरों के निश्चित मूल्य के आधार पर मिलता है। इस मामले में शेयरधारक उसके शेयर के अनुपात में लाभांश ग्रहण करता है। इसका मतलब ये भी है थोड़ा क्या होता है यहाँ पर जब लाभ जो होता है ऐसा नहीं कि सभी को एक जैसा लाभ मिले, है ना। हो सकता है कंपनी वाले किसी को 20% का लाभ दे रही है, किसी को 15% दे रही है, किसी को 10% दे रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दलाल और दलाली। ठीक है, तो दलाल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, यानी कि जैसे मान लो कोई आप कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बीच में कोई दलाल है, ठीक है, जिसको पूरी जानकारी होती सारी चीज़ों की, है ना। दलाल लोग होते हैं ना, बैठे होते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा दलाल और दलाली के, तो बीच में पैसा जो खाते हैं, है ना। मान लो कि कोई चीज़ 10 रुपए की है और दलाल आपके पास आया, बोला कि मैं इसके बारे में पूरी जानकारी जानता हूँ। आपको मान लो उसकी उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और आपने क्या किया, दलाल ने क्या कहा, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है। वो आपसे 10 के 15 रुपए बताएगा, ये 15 रुपए की मिलेगी और मैं आपको बहुत सस्ता दिला रहा हूँ, ऐसे मतलब कि 5% का उसको भी फ़ायदा है। ठीक है, तो ये क्या है, शेयर ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से खरीदे या बेचे जाते हैं जिनको शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी शेयर बाजार का पूरी तरीके से ज्ञान होता है। इन व्यक्तियों को शेयर दलाल या ब्रोकर कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है। दलाल लोग अपनी सेवाओं के लिए शेयर बेचने और खरीदने वालों के कुछ कमीशन या फीस लेते हैं ना। दलाल लोग क्या होते हैं, फीस लेते हैं, कमीशन लेते हैं, तुम हमें इतने रुपए दोगे तो हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, है ना। दलालों द्वारा लिए गए कमीशन को दलाली कहते हैं, और दलाली को शेयर के बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है ऋण पत्र। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऋण पत्र क्या होता है, जिसे हम डेबिनेचर कहते हैं। जैसे मान लो कि ऋण पत्र में क्या हुआ कि जैसे जो हमारे शेयर होते हैं, कंपनी ने शेयर से कुछ लाभ उठाया, ठीक है, और कई सारे शेयर मिले हुए हैं। अब कंपनी को शेयर से भी लाभ मिला, अब उसे क्या चाहिए, उसे जनता से भी कुछ पैसा चाहिए। तो जनता से पैसा जब कंपनी इकट्ठा करती है या उधार लेती है या फिर लोन लेती है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, तुम यहाँ पर अपना पैसा क्या करते हो, जमा करो। ठीक है, वो कहती है जनता से कि तुम अपना पैसा जमा करो। तो जनता भाई इतनी तो मतलब बेअकल तो है नहीं कि वो कोई भी आपको कॉल करके कहता है। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती होंगी, स्पैम कॉल जिसको बोलते हैं, आती होंगी, जिसमें कहते हो आप इतना पैसा लगाओ तो आपको इतना मिलेगा, आप 10 लाख लगाओगे तो आपको 20 लाख इसका मिलेगा या 15 लाख मिलेगा, है ना। आप लोग इतने पागल तो होने की लगा दोगे, है ना। तो क्या होता है, तो जनता इतनी पागल नहीं, तो उसके लिए एक पत्र जारी किया जाता है, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यानी जिसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं ऋण पत्र। ठीक है, यानी कंपनी कहती है कि आप पैसा लगाइए, हम आपको पूरी डिटेल देंगे, पूरा आपको एक पत्र दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस पर आपकी साइन होगी, मेरी साइन होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरे के धन जमा करने के बदले क्या होता है, धन दिया जाता है, और यहाँ पर इसी को हम ऋण पत्र कहते हैं। यानी कि जब हम दूसरे के धन के जमा करने के बदले जो धन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण पत्र कहते हैं। तो ऋण पत्र क्या होता है या डिबेंचर क्या होता है, एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो जानकारी देता है कि कंपनी निवेशक को एक निश्चित राशि देगी। ठीक है, यानी कंपनी क्या करेगी, एक निवेशक को निश्चित राशि देगी और इस भुगतान में मूल्य राशि पर ब्याज और मैच्योरिटी होने पर पूंजी मिलती है। ठीक है, तो क्या करती, जैसे कि यहाँ पर देखिए, कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए शेयर के स्थान पर ऋण क्या करती, ऋण पत्र जारी करती है। ये ऋण पत्र आम जनता से, जिनमें शेयरधारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता से हो, शेयरधारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं। कंपनियां निश्चित अवधि के लिए ऋण लेती है, यानी कुछ अवधि के लिए उधार लेती, ऋण लेती है और उस पर निश्चित दर से प्रमाण पत्र धारकों को ब्याज अदा करती है। जिस निश्चित अवधि के लिए ऋण पत्र जारी होते हैं वह ऋण पत्रों पर लिखी होती है। यानी कि जैसे मान लो कि कहा गया 1 साल के लिए इतना रुपए आपको जमा करना है, यानी 10,000 रुपये 1 साल के लिए जमा करना है, और 1 साल के बाद 10,000 का आपको 15,000 दिया जाएगा, है ना। तो उसके लिए एक मतलब क्या होता है, समय भी निर्धारित होता है। ऋण की समय अवधि समाप्त होने पर कंपनियां ऋण पत्र धारकों को उनके लिए लिया गया ऋण वापस कर देती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर हैं यानी वो मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि आज मैंने आपको इसका क्या बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, लाभांश क्या है, ठीक है, और
आपका शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होता है, ठीक है, ऋण पत्र क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें, यानी कि आपका वास्तविक मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, यानी अंकित मूल्य क्या होता है, पूंजी क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की हैं, सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, सभी पेपर में आती भी हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं लाइव क्लास ले रही थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो मैंने उसको हटा दिया। मैंने सोचा मैं जल्दी से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने शेयर नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोग जुड़ सकें, लोग लाभ उठा सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइएगा आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको बता दूँ, आपकी मैथ और संस्कृत की क्लास डेली चलेगी, ठीक है, मैथ और संस्कृत की क्लास डेली चलेगी, यानी कि मैथ और, अब मैं सोच रही हूँ कि आपकी मैथ तो डेली चलती ही है, संस्कृत भी आपकी कवर करा दूँ, ठीक है, आपकी संस्कृत कवर करा दूँ। और आपको बता दूँ कि आपका सिर्फ आपके 9 चैप्टर हो गए हैं और आपके 10 चैप्टर होने के बाद यानी कि आपका आधा सिलेबस मैथ का हो जाएगा, यानी कि 20 चैप्टर है ना आपके, 20 टॉपिक हैं, तो 20 टॉपिक हैं जिसमें से आपका आज 9 टॉपिक हो गए हैं। कल आपके इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, परसों 10वां हो जाएगा, यानी कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया है और आपका क्या हुआ है, मैथ का आधा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। बहुत से लोग कह रहे हैं मैम और भी क्लासेस क्या मतलब, मैथ तो आपका डेली चलेगा ही, उसके साथ साथ आपकी अब संस्कृत क्या है, आपकी संस्कृत पूरी पढ़ाकर मैं फिर आपको क्या करूँगी, दूसरा आपका शुरू करूँगी सब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।